अपनी इस जर्नी में जो हमारी क्लास नंबर 9th की क्लास चल रही है, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है और बहुत सारे चैंपियंस ने उस क्लास को देख करके जो रिस्पांस दिया है, तो इसी सीरीज में इसी शुरुआत में एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं मेरे चैनल्स की आज की क्लास देखने के बाद इतनी श्योरिटी मैं आपको देता हूं कि दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना रिविजन करने की जरूरत पड़ेगी और ना ही क्वेश्चंस पेन के नीचे से होकर के जाएगा, यानी तुम उसको सॉल्व करोगे, ये मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूं। हेलो भाई चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी? आई होप एकदम फर्स्ट क्लास होंगे और आप सबकी पढ़ाई बिल्कुल एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी, है ना बेटा। चलो, तो अपनी इस जर्नी में जो हमारी क्लास नंबर 9th की क्लास चल रही है, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है और बहुत सारे चैंपियंस ने उस क्लास को देख करके जो रिस्पांस दिया है, उससे ये पता चलता है कि आप लोग पूरी तरीके से एकदम तैयार हो क्लास 9 को तोड़ने और फोड़ने के लिए, है ना मेरे चैंप्स। तो इसी सीरीज में इसी शुरुआत में एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। और आपने कहीं से पढ़ा है, नहीं पढ़ा है अब तक, या फिर आपके कोर्सेज कंप्लीट हो चुके हैं, या आपको पॉलिनोमियल्स का पी भी नहीं आता, या सब कुछ आता है, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं मेरे चैनल्स की आज की क्लास देखने के बाद इतनी श्योरिटी मैं आपको देता हूं कि दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना रिविजन करने की जरूरत पड़ेगी और ना ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस। सिर्फ आपको इतना काम करना होगा, दो चार क्वेश्चंस अगर डेली एग्जाम से पहले लगा लोगे ना बेटा, तो इस चैप्टर से आने वाला हर क्वेश्चंस तुम्हारे पेन के नीचे से होकर के जाएगा, यानी तुम उसको सॉल्व करोगे, ये मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूं। तो बस लास्ट तक इस क्लास को देखना, प्रॉमिस करता हूं मेरे चैम्प्स की इसके बाद पॉलिनोमियल्स का खात्मा हो जाएगा। और सिर्फ ये 9th के लिए नहीं बेटा, जब आप क्लास 10th में आओगे और सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स पढ़ोगे बेटा, उसमें भी ये क्लास आपकी बहुत इंपैक्ट डालेगी, क्योंकि आपको पता है बहुत कम समय बचे आपको क्लास 10th में आने के लिए, है ना मेरे प्यारे चैम्प्स। तो चले शुरुआत करते हैं अपने इस चैप्टर 2 की, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। डिटेल में बेसिक से एडवांस तक जाएंगे, धीरे धीरे हर कॉन्सेप्ट पर वार करेंगे और उस कॉन्सेप्ट को अपना बनाएंगे, ताकि ये क्लास अपनी बन जाए और मैथ से डर की बजाय उससे प्यार हो जाए। ठीक है मेरे चैम्प्स, चले स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले छोटे छोटे बेसिक्स और पेन एंड पेपर के साथ रेडी जाना बेटा, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको नोट करवाऊंगा, बहुत सारी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जो चीजें हम 9th में मेहनत कर लेते हैं वो 10th में हमारे लिए प्लस पॉइंट का काम करता है। इतना याद रखना, जो भी 9th में आप काम करते हो बेटा मैथ्स में, उसका बेनिफिट आपको 10th में मिलता है। इसीलिए अब समय जो कम बचा हुआ है, तो इसको प्रॉपर तरीके से नोट करते चलना, ताकि आपको 10th में फिर से मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं कि बेटा पॉलिनोमियल्स होता क्या है, एक सिंपल सा फॉर्मेट में आपसे पूछूं कि व्हाट इज द पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स होता क्या है, इसकी डेफिनेशंस बताओ। तो सारे चैंपियंस फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दो व्हाट इज द पॉलिनोमियल्स। बोलोगे सर एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें वेरिएबल हो और मैथमेटिकल ऑपरेटर हो, प्लस दो चीजें मैंने बोला, देखो ध्यान से सर, जिसमें ध्यान से बेटा समझते चलना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ मैथमेटिकल ऑपरेटर ये इंक्लूड हो, प्लस उसकी जो पावर या एक्सपोनेंट या फिर डिग्री, ये तीनों चीज मस्ट बी अ होल नंबर, मस्ट बी अ होल नंबर। अगर वो कैटेगरीज करता है तो ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो टर्म्स बनेगा, ये पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? समझ में आ गया बेटा? क्लियर हो चुका है? ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? डन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में मैथमेटिकल ऑपरेटर, अब इसमें मैंने कुछ कुछ नाम बोला है बेटा, ध्यान से समझना, तुम्हें डेफिनेशंस रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, हर एक चीज को पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा। एक ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेटर, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसके साथ मैथमेटिकल ऑपरेटर हो, प्लस इसमें वेरिएबल हो, उसके साथ में उसकी जो पावर एक्सपोनेंट या डिग्री हो, वो मस्ट बी अ होल नंबर होना चाहिए। तो यहां से मुझे कुछ दो तीन चीजें पॉइंट नंबर में आ रहा है, एक तो होल नंबर, एक तो सर मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या होता है, एक सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अब इसके बारे में ध्यान से समझते चलना बेटा। आ जाओ थोड़ा सा वापस चलते हैं। सर सबसे पहले मैं पूछूं कि व्हाट इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस,
तो जैसे हर फैमिली में दो बंदे होते हैं, किसी भी घर में अगर दो भाई हैं या दो सिस्टर्स हैं, दो बहन है, उसी तरीके से पोलिनोमियल्स का जुड़वा भाई क्या माना जाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसमें भी मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है, इसमें भी वेरिएबल्स होते हैं। यानी जब वेरिएबल के साथ में मैथमेटिकल ऑपरेटर आ जाए, वन बाय वन सबको समझाऊंगा बेटा, जब वेरिएबल के साथ में मैथमेटिकल ऑपरेटर आ जाते हैं उनको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। लेकिन उसमें जो उसकी पावर और एक्सपोनेंट या डिग्री होती है वो रियल नंबर हो सकती है बेटा। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स आपको पता होना चाहिए, धीरे धीरे वन बाय वन समझते चलो। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? सर रियल नंबर्स ऐसे नंबर जिसमें रेशनल वाली फैमिली भी आ जाती है और इरेशनल वाली फैमिली भी आ जाती है। जैसे नंबर सिस्टम में मैंने आपको पढ़ाया था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं? जो रेशनल नंबर्स में भी होते हैं, इरेशनल में भी होते हैं, मतलब इंटीजर्स भी हो सकता है। अगर रेशनल नंबर की बात करें तो आपका इंटीजर्स भी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। मतलब जो भी नंबर्स इसमें इंक्लूडेड होंगे वो सारी की सारी पावर में कंक्लूड कर दिया जाएगा, उसको बोला जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो डेफिनेशंस क्या बनेगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की? दोज नंबर्स जिसके पास which have a mathematical operator with variables and power must be a real number, should be a real numbers बोल सकते हैं कि जिसकी पावर रियल नंबर्स होती है उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। लेकिन एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेटर, अब सर ये मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या होता है उसको समझ लो। सर ये जो मैथमेटिकल ऑपरेटर है ना बेटा, इसका मतलब होता है जो भी आप बचपन से करते आ रहे हो, प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और माइनस, इन्हीं को बोला जाता है मैथमेटिकल ऑपरेटर। इन्हीं को क्या बोला जाता है? मैथमेटिकल ऑपरेटर। तो एक ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेटर जिसके साथ वेरिएबल, अब वेरिएबल तो पता ही होगा बेटा क्या होते हैं? एक्स, वाई, यानी जिसके बारे में आपको कोई वैल्यू पता नहीं होनी चाहिए, हम उस वैल्यू को फाइंड करते हैं। जो चीजें हमारे लिए एकदम ऐसी होती है कि इसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, उस चीज की जब हम वैल्यू फाइंड करते हैं उसको हम वेरिएबल की कैटेगरी में डालते हैं। अब इसको कंक्लूड कर दे, पॉलिनोमियल्स क्या होता है? तो एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेटर और वेरिएबल होता है और उसकी जो पावर होती है उसकी मस्ट बी अ होल नंबर होनी चाहिए। ध्यान देना बेटा, पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का भाई तो है, लेकिन पॉलिनोमियल्स की जो पावर होगी वो कभी भी रियल नंबर्स नहीं हो सकती, वो हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। तो आपसे क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल? मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और डिफरेंस पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है? क्योंकि सारी चीज तो सेम है लेकिन एक चीज अलग कर देता है, वो क्या है बेटा? उसकी पावर। पॉलिनोमियल में पावर हमेशा होल नंबर होती है। क्या होती है बेटा? होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? कंप्लीट, जैसे 0, 1, 2, 3, ये सारे नंबर्स पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आ जाते हैं। लेकिन रियल नंबर में -1 भी लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं और 0 भी ले सकते हैं। कुछ भी जो भी कैटेगरी आती है रियल नंबर्स में वो इसमें इंक्लूडेड हो जाएगी। यानी उसकी पावर में हम किसी भी तरीके से फ्रैक्शन में, रेशनल में, इरेशनल में लिख देंगे, हमारा वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। आई होप आपको पॉलिनोमियल्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का डाउट क्लियर हो चुका होगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? पूरा 1 बाय 1 मैंने समझाया है, बेसिक से लेकर के डिफरेंस तक। आगे आज के बाद कभी भी आपको डिफरेंस क्लियर, मतलब आपको कभी भूलोगे नहीं, इतनी श्योरिटी देता हूं। पॉलिनोमियल्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है, क्या होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, पावर, एक्सपोनेंट या डिग्री, तीनों का मतलब एक होता है, उसका मतलब क्या होता है। पॉलिनोमियल्स में पावर हमेशा होल नंबर होती है और अलजेब्रिक में हमेशा रियल नंबर्स होती है। ये चीजें मैंने आपको कंक्लूड करके बता दिया है। अगले पॉइंट पर आइए। अब पॉलिनोमियल्स के टाइप्स देख लेते हैं, जिसमें मैंने आपको दो चीजें पढ़ाया था। एक सर वेरिएबल्स पढ़ाया था, एक कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट, अब इसको थोड़ा सा बेसिक्स डिटेल्स में पढ़ते हैं। सर जो हमारा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का मतलब आपके बोलचाल की भाषा में जिसकी बारे में आपकी वैल्यू पता हो। जैसे मैंने बोला 5, ये 5 क्या है बेटा? एक कंप्लीट नंबर्स है, मतलब होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स आप बोल दो सकते हो। तो ये जो 5 है हमारे लिए, ये क्या है बेटा? एक फिक्स्ड नंबर है। 5 कुछ भी हो सकता है, 5 थिंग्स कुछ भी। लेकिन मैंने बोला वेरिएबल में x लिख दिया, इसके बारे में कुछ पता है? x क्या हो सकता है? x कुछ भी हो सकता है, x इंसान भी हो सकता है, x थिंग्स भी हो सकता है, x ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कुछ भी। लेकिन मैंने बोला 5, तो ये काउंटिंग में बात कर ले तो ये तो फिक्स्ड है कि भैया 5 कुछ भी रहेगा, वो 5 थिंग्स ही रहने वाली है। चाहे 5 पर्सन की बात कर लो, 5 थिंग्स की बात कर लो, 5 ऑब्जेक्ट्स की बात कर लो, लेकिन आपका काउंटिंग ऑफ नंबर 5 ही रहने वाला है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। लेकिन इस x की वेरिएबल चेंज हो सकती है। जैसे इस x की वैल्यू 1 भी आ सकती है, इस x की वैल्यू 0 भी, इस x की वैल्यू इनफाइनाइट भी आ सकती है, यानी इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो एक ऐसा कांस्टेंट, एक ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू चेंज हो रही हो, उसे हम बोलते हैं वेरिएबल्स, यानी जिसके बारे में कुछ हम कंफर्म नहीं बता सकते। और जो फिक्स्ड होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है।
इज दैट क्लियर? तो अब आता है बात कांस्टेंट पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स में कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये तो मैंने आपको समझा दिया क्योंकि इन्हीं से मिलकर के हमारा पोलिनोमियल बनता है। अगला पॉइंट अगर समझेंगे तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने आपको डिटेल में समझा दिया क्या होता है बेटा, कि जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेटर वेरिएबल्स के साथ पावर उसकी रियल नंबर होती है, वही हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अगले पॉइंट पर अगर हम चले बेटा, मीनिंग ऑफ पोलिनोमियल्स, तो वो हमने डेफिनेशन समझा दिया है। अब इसमें ना मीनिंग तो मैंने आपको समझा रखा है कि इसकी पावर जो होती है हमेशा होल नंबर्स होती है, जो डिफाइन करके मैंने आपको बता दिया है। लेकिन लेट्स टेक एग्जांपल कि आपको अगर मीनिंग ऑफ पोलिनोमियल्स में कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो पोलिनोमियल है कि नहीं वो कैसे डिफाइन करोगे। जैसे मैंने लिखा x प्लस वाई, या ऐसे लिखा x स्क्वायर प्लस 4, या x लिख दिया, x के पावर माइनस 1/4 लिख दिया, x के पावर 0 लिख दिया, ऐसा समथिंग 4 चीजें लिखा है मैंने। अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे पोलिनोमियल बता दो, तो जाओ अपने डेफिनेशंस पर कि इनमें से कौन सा पोलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। मैं आपसे पूछूं इसका इसमें बता दो कौन सा पोलिनोमियल है कौन सा नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, सर हमने जो डेफिनेशंस पढ़ा है, डेफिनेशंस ये कहता है कि एक ऐसा अलजेब्रिक ऑपरेशंस जिसमें एक्सप्रेशंस जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेटर और वेरिएबल तो होते हैं, तो मैथमेटिकल ऑपरेटर और वेरिएबल तो हमें दिख रहे हैं, कांस्टेंट टर्म भी दिख रहा है, ठीक है सर। लेकिन इसके साथ एक चीज कंक्लूड करती है हमारे पोलिनोमियल को, वो होती है उसकी पावर। अगर पावर होल नंबर है तब तो वो पोलिनोमियल होगा, और अगर पावर होल नंबर नहीं है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। तो जब हमने पहला चेक किया बेटा, तो पहले में हमारा ये जो 2 आ रहा है ये कंप्लीट नंबर दिखा रहा है जो कि होल नंबर है, यानी ये तो हमारा पोलिनोमियल है। इसकी बात करें बेटा, इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब 1 कंसीडर करेंगे, ये भी हमारा होल नंबर है, इसका मतलब ये भी पोलिनोमियल्स में कंक्लूड किया जाएगा। लेकिन जैसे मैंने थर्ड चेक किया तो ये क्या आंसर आ रहा है बेटा, -1/4। क्या आ रहा है, -1/4। जब हम -1/4 की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नेगेटिव में दिखा रहा है, या मैंने लिख दिया x की पावर -2 तो भी ये नेगेटिव में दिखा रहा है। और ये इंटीजर्स जो नेगेटिव होते हैं ये नंबर्स पॉलिनोमियल्स में नहीं आते, क्योंकि होल नंबर्स में ये इंक्लूड नहीं होता है, इसीलिए ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ना कि पॉलिनोमियल, ठीक है बेटा। तो ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना कि पॉलिनोमियल्स, ठीक है। x के पावर 0 मैंने बोला था होल नंबर होना चाहिए, 0 आपका होल नंबर है, तो ये हमारे लिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। क्या बता, जब मैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ाऊंगा ना तब वहां पे समझ में आएगा। तो x के पावर 0 पावर डिग्री जो उसकी है वो होल नंबर्स है, दैट मींस ये भी हमारे लिए पॉलिनोमियल्स है। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन? डन बेटा, चलिए बेहतरीन, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल पे चलते हैं, यानी हम अपने पोलिनोमियल्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो भैया पोलिनोमियल को हम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है टर्म के बेस पर और एक होता है डिग्री के बेस पर। टर्म क्या होते हैं और डिग्री क्या होते हैं, इसको पहले समझ लेते हैं। सर टर्म क्या होते हैं, पहले इसको समझा दीजिए अच्छे से। हाँ बेटा, मैं बहुत बढ़िया ध्यान से समझा रहा हूँ, धीरे धीरे समझना। सर टर्म क्या होते हैं, जैसे मैंने बोला कि कोई एक ऐसा नंबर, जैसे मान लो कि मैंने बोला कि आप, एक सिंपल सा एग्जांपल आपके लिए देता हूं, मैंने बोला कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर रहते हैं, तो आप बोलोगे सर कोई 3, कोई 4, कोई 2 मेंबर, मतलब अपने भाई बहन। मान लो आपके ब्रदर्स एंड सिस्टर मिला करके 2 लोग रहते हो, या 3 लोग रहते हो, या 4 लोग रहते हो, या 5 लोग रहते हो, या सिंगल रहते हो, 1 से 5 मान लेते हैं कैटेगरी में। तो ये कैसे आप डिवाइड कर रहे हो, काउंटिंग ऑफ नंबर। और ये कैसे डिवाइड होता है, जैसे मान लो कि आप 5 लोग रह रहे हो, 1 2 3 4 ऐसे करके आप बता रहे हो। तो ये जो अलग अलग डेफिनेशंस आ रही है, ये जब हम डिवाइड करते हैं टर्म को, तो टर्म्स डेफिनेशंस ये कहता है कि जब भी कोई टर्म्स अपने आप की पोजीशंस को छोड़ करके दूसरे टर्म्स में जाएगा, उसके लिए 2 चीजें जरूरी होती है, या तो उसके पास प्लस हो या तो उसके पास माइनस। अगर प्लस या माइनस हो रहा है तब इसका मतलब वो टर्म्स एक अपनी पोजीशंस को छोड़ करके दूसरे पोजीशन में जाएगा। मतलब सिंगल टर्म से बनकर के डबल टर्म्स में अगर जाना है उसको, या डबल टर्म से तीसरे टर्म्स में जाना है, या 4th टर्म में जाना है, तो उसे हम कहते हैं प्लस और माइनस से डिवाइड करने के बाद मोनोमियल, मतलब जैसा भी कैटेगरी में आता है उस कैटेगरी में हम दिखाते हैं, ठीक है बेटा। यानी किसी भी टर्म्स को अगर हमें डिसाइड करना हो तो वो प्लस या माइनस से ही अपने आप को बाइफरकेट कर सकता है। यानी अगर जैसे मैंने लिखा कोई भी हमारा पोलिनोमियल x लिख दिया, इसमें प्लस माइनस है कोई, बस ये इन्हीं 2 चीजों से वो क्या होता है बेटा कि आपका टर्म चेंज हो सकता है। मतलब एक टर्म से दूसरे टर्म्स में, दूसरे टर्म से तीसरे टर्म्स में अगर काउंट करना हो, उसके पोजीशंस बढ़ानी हो, तो वो प्लस और माइनस से ही वो बदलेगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड से नहीं बेटा। इसका खास ध्यान रखना बेटा कि मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड से हम टर्म्स को डिसाइड नहीं कर सकते कि वो दूसरे में जा रहा है कि तीसरे में जा रहा है। ऑलवेज रिमेंबर बाई चांस, जैसे एग्जांपल समझाऊंगा तो समझोगे।
तो भैया अगर मैंने x रखा तो ये जो हमारे लिए x वेरिएबल्स है, यानी सॉरी हाँ x वेरिएबल्स जो हमारा पोलिनोमियल्स है, इसके पास कोई प्लस या माइनस है जिससे हम किसी और की पोजीशंस को दिखा सके। तो x लिखा, इसके पास मान लेते हैं प्लस तो है ही ना बेटा, तो सिंगल सा ये क्या कहलाता है, एक, यानी एक टर्म्स, इसके अंदर 1% है तो इसको वन टर्म बोलते हैं जिसका नाम होता है मोनोमियल। क्या होता है बेटा, मोनोमियल। तो भैया मोनोमियल में क्या होता है कि जिसमें केवल और केवल एक टर्म्स होता है, लेकिन अगर इस x के साथ 1% और आ गए जिसको मैं प्लस या फिर माइनस इन दोनों में से कोई भी साइन दूंगा तो तुरंत इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है और ये जो हो जाती है ये 2 नंबर आ जाते हैं, और 2 को हम मैथ्स की भाषा में बायनोमियल कहा जाता है, बायोनोमियल। ठीक है बेटा, तो ये बायनोमियल टर्म्स आ जाता है। लेकिन अगर इस x प्लस वाई और x माइनस वाई की जगह पर x इंटू या डिवाइड y कर दिया बेटा, तो मैंने अभी क्या बताया था आपको कि जो टर्म होता है वो केवल और केवल प्लस माइनस से अपनी पोजीशंस को चेंज करता है, मल्टीप्लाई डिवाइड से नहीं। यानी ये दोनों मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर हमेशा आंसर इसका वन टर्म से, मतलब ये दोनों एक ही माने जाएंगे। यानी कहने का मतलब है जब जब मल्टीप्लाई किसी 2% के बीच में किया जाए या डिवाइड किया जाए 2 पोलिनोमियल के बीच में, तो उसको उन दोनों को 2 अलग अलग टर्म्स ना बोल करके से केवल और केवल एक टर्म बोला जाता है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद एक नंबर हो जाते हैं। जैसे 2 इंटू 4 करोगे बेटा तो ये दोनों के दोनों 8 बन जाएंगे, जो कि आपका एक सिंगल नंबर। अब आप बोलोगे सर 2 प्लस 4 या 2 माइनस 4 करोगे तो भी तो आपके एक नंबर बन रहे हैं। अरे मेरे चैम्प्स, ये टर्म्स की बात हो रही है, फाइनल आंसर की कंक्लूजन पर नहीं बात हो रही। जैसे 2 और प्लस 4 ये 2 अपने आप में दिखा रहे हैं, मैंने बोला 2 और 4 ये 2% अपने आप में दिखा रहे हैं, 2 माइनस 4 ये 2% अपने आप में दिखा रहे हैं, लेकिन मैंने बोला 2 इंटू 8 ये 2% कहाँ दिखा रहे हैं अपने पास। ये इसका मतलब ये कह रहा है कि 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे 2 में 4 को ऐड किया गया है, 2 में 4 को ऐड किया गया है, 2% बन रहे हैं, 2 में 4 को माइनस किया गया, लेकिन 2 में 8 को मल्टीप्लाई किया गया, मतलब 2 को 8 बार मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। 8 बार से 8 को 2 बार करो या 2 को 2 में 8 का मल्टीप्लाई करो, समझा बेटा। तो सिंपल सा है, जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो वो सिंगल मोनोमियल बनता है, और जब हम मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड से हम टर्म्स को डिसाइड नहीं कर सकते, केवल प्लस और माइनस को करते हैं। अगर मैंने x y z ले लिया या प्लस माइनस से इसको बाइफरकेट किया तो ये कितने टर्म्स बन जाएंगे, इसमें 3 आ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं बेटा, ट्राइनोमियल। और अगर इससे ज्यादा आते हैं तो उसको बोला जाता है पॉलिनोमियल, जो कि हम चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो जो हमारा टर्म्स के बेस पर अगर माना जाता है तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल, ये हमारे लिए कैटेगराइज करता है कि हम टर्म्स को किस तरीके से डिसाइड करते हैं, और टर्म हमेशा प्लस या माइनस से ही डिसाइड होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड से नहीं। डन मेरे चैम्प्स, क्लियर, क्लियर हो गया, डन बेटा। चलो अब हम चलते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल के बेस पर। अब हम डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल के बेस पर हम करते हैं। चलो आ जाओ बेटा, तो इसको आप एक बार कम कर लेना, इसको नोट कर लिया होगा आपने। आइए अब हम डिग्री पर समझते हैं बेटा, अपनी जर्नी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो डिग्री के बेस पर पॉलिनोमियल बता दो। अब डिग्री बोला तो एक्सपोनेंट भी समझ लेना बेटा, या फिर पावर भी समझ लेना। पावर का मतलब जो बेस के ऊपर हम लोग लिखते हैं एक्सपोनेंट, वो कैटेगरीज में हमारा डिसाइड हो जाता है। अब इस डिग्री के बेस पर अगर हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को डिसाइड करें तो क्या, जैसे सपोज करो मैंने एक वेरिएबल ले लिया x। अब x के पावर में जो पॉलिनोमियल होता है उसका क्या डेफिनेशन होता है, सर पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री और पावर होनी चाहिए वो होल नंबर होनी चाहिए। और होल नंबर क्या डिसाइड करता है सर, 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 ऐसे चला जाता है, और ये इनफाइनाइट तक जाता है ना चैम्प्स। ये तो पता है ना बेटा कि सर इनफाइनाइट तक जाने वाला 0 से स्टार्ट होकर के जो जाता है वो हमारा होल नंबर्स होता है। ऐसा हमने डेफिनेशंस में पढ़ा है, ऐसा हमारे मैथमेटिशियन लोगों ने बोला कि पॉलिनोमियल्स की पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है सर, सपोज करो एक वेरिएबल मैंने ले लिया x, अगर उसके पावर में आपके अकॉर्डिंगली 0 चलूं तो उसका नाम क्या होगा, x के पावर 1 रखा तो उसका नाम क्या होगा, x के पावर 2 रखा तो उसका नाम क्या होगा, x के पावर 3 रखा तो उसका नाम क्या होगा, x के पावर 4 रखा तो क्या नाम होगा। ये 5 चीजें आप क्लास 9th में पढ़ोगे और क्लास 10th में भी पढ़ोगे। इसके ऊपर अब आप अगर मैथ्स पढ़ रहे हो तो क्लास 11th में के बाद जाओगे। तो पहले बेसिक्स पढ़ लेते हैं ताकि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग रहे, तो आगे आपकी जर्नी बहुत आसान हो जाएगी पॉलिनोमियल्स की कैटेगरी में। ठीक है बेटा,
अब जब हम इसको डिफाइन कर रहे हैं कि सर x के पावर 0, तो जैसे याद करो क्लास 7th की क्लास, अभी आप 8th से वापस आए हो 9th में, तो जब हमने 7th में पढ़ा था एक्सपोनेंट एंड पावर करके एक चैप्टर हुआ करता है, जिसमें हमने ये पढ़ा है कि किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट टर्म के ऊपर अगर 0 लगा दिया जाए जिसकी पावर 0 होती है, तो उसकी वैल्यू हम हमेशा 1 कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं, यानी इस टोटल पूरे की पूरी की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 के बराबर हो जाती है। किसके बराबर हो जाती है, 1 के बराबर। जब किसी भी वेरिएबल के पावर में 0 होता है और उसका आंसर हमेशा 1 आता है, तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यानी अब यहां से एक नाम याद आता है कि सर कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डेफिनेशंस क्या होती है। अब ध्यान देना बेटा, अब रिलेट करो क्लास में, अभी जो हमने पढ़ा उसको रिवाइज करो, रिलेट करो बेटा। अभी हमने पॉलिनोमियल्स में दो चीजें पढ़ा था, एक कांस्टेंट पढ़ा था, एक वेरिएबल पढ़ा था। कांस्टेंट में जो नंबर हमारे लिए फिक्स्ड होता है उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। वेरिएबल में जो जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है वो हमारे लिए वेरिएबल का काम करता है। अब वहीं पर अगर हमारे पास कोई भी नंबर डिजिट में दिया जाता है तो वो नंबर्स हमारे लिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल का काम करता है। अब इसी को हम वाइस एंड वर्सा बोल सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 5, तो बेटा ये 5 हमारे लिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि अगर मैंने इसमें x के पावर 0 से मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब होता है 1, यानी 5 × 1 करूंगा तो केवल 5 आएगा बेटा। इसीलिए इसका आंसर हमेशा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अभी हमने पढ़ा था कि सर जब हम पावर को पढ़ते हैं, पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। पावर आपने तो 0 रखना स्टार्ट कर दिया। जब आपने पावर को 0 रखा तो आंसर 1 से स्टार्ट हुआ। लेकिन एक थोड़ा सा दिमाग में हमारी एक चीज और आ रही है कि सर अगर पावर को 0 रखने पर आंसर 1 आता है तो क्या ऐसा कोई और केस हो सकता है जिसमें पावर को कुछ भी रखा जाए और आंसर 0 आ जाए। क्योंकि बेटा जब हम x के पावर 1 रखेंगे तो यहाँ पे x आएगा, x के पावर 2 रखेंगे तो x के पावर 2 आएगा, x के पावर 3 रखेंगे तो x के पावर 3 आंसर आने वाला है। लेकिन ऐसा कोई और है पॉलिनोमियल्स जिसमें पावर कुछ भी रखा जाए 0 आ सके। क्योंकि बेटा 1 2 3 तो आ रहा है, ये 0 क्यों नहीं आ रहा है। जब 0 आता है तो वो एक अलग कैटेगरी डिफाइन करता है बेटा। यानी 0 तभी आ सकता है जब इसकी वैल्यू 0 हो या पॉलिनोमियल ऑफ x की वैल्यू 0 हो बेटा। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि जब हम किसी पॉलिनोमियल्स को 0 केवल 0 दिखाते हैं, मतलब जैसे x के पावर 0 है ना बेटा, इसके जगह पर हम पॉलिनोमियल ऑफ x की वैल्यू केवल 0 रख दिया, जहां पे x की वैल्यू 0 आ रही है, तब उस कैटेगरीज में हम ये बोल देंगे बेटा कि 0 का कोई भी पावर नहीं। जैसे मैंने बोला 0, अभी 0 की पावर में आप क्या रखोगे, 0 की पावर 0 रखो तो बोलोगे सर 1 आ रहा है, नहीं मेरे चांस, क्योंकि 0 के पावर 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, कितना बार रखोगे। 0 की हम डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि 0 ना तो प्लस होता है और ना ही माइनस, इसीलिए 0 की डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। तब यहां से एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द 0 पॉलिनोमियल। व्हाट इज द 0 पॉलिनोमियल्स। 0 पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा, तो 0 पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसके डिग्री को हम डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन समझा दिया कि जब भी हम किसी नंबर्स में किसी मतलब 0 की कोई डिग्री हो ही नहीं सकती, 0 के पावर 1 2 3 रख ही नहीं सकते हम बेटा, क्योंकि उसकी वैल्यू को हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, इसीलिए उसका डिग्री होता है नॉट डिफाइन होता है। आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा। x के पावर 0 रखने पर 1 आता है तो उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। x के पावर 1 रखने पर जो भी हमारी कैटेगरीज आती है, अब बेटा ध्यान से रखना, अब हम वैल्यू डिफाइन करेंगे, नाम डिफाइन करेंगे उसकी पावर से। जब पावर को 0 रखा तो वो डिफाइन करता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल को, ठीक है। और जब पावर में 1 रखा तो वो डिफाइन करता है बेटा लीनियर पॉलिनोमियल को। क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। किसको डिफाइन करता है बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल को डिफाइन करता है। यानी x के पावर 1 मतलब लीनियर पॉलिनोमियल्स की कैटेगरीज में आ रहा है। अब सर ऐसा क्यों, x के पावर 1 करने पर लीनियर क्यों होता है, ध्यान से समझो बेटा। जैसे मैंने लिखा x + 4 = 5, यानी x की वैल्यू 5 - 4 रखा तो x की वैल्यू 1 आ रही है। आप दुनिया का कोई भी वेरिएबल रखो जिसमें मैक्सिमम पावर 1 होगी, अगर उसकी पावर अगर 1 आ रही है तो आपका केवल और केवल एक ही आंसर आएगा, मैक्स टू मैक्स आपका एक आंसर आएगा। इसका मतलब ये जो डिग्री है ना बेटा, ये जो पावर है ना, ये केवल और केवल नाम को डिफाइन नहीं करता, ये भी बताता है आपको कि आपका जो सॉल्यूशंस मिलेगा इस x के जगह पर वो केवल और केवल एक मिलेगा। मतलब जितनी पावर रहेगी मैक्सिमम उतना ही आंसर निकाल सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, उससे कम
आप निकाल सकते हो। जैसे अगर सबसे बड़ी पावर 1 है तो आपका जो आंसर आएगा वो मैक्स टू मैक्स 1 ही आएगा, दूसरा 1 का मतलब एक ही। जैसे अब यहाँ पे 1 आया, मान लो यहाँ पे 3 रखा होता तो 3 रखते तो यहाँ पे 2 आ जाता, मतलब सिंगल एक आंसर आएगा, ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ। 1 आना कंपल्सरी नहीं, मतलब एक आंसर आना चाहिए। अब वो 1 आंसर कुछ भी हो सकता है, 2b 3b 5 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 3 कुछ भी रख दो, लेकिन केवल और केवल एक आंसर आएगा। लेकिन जब सबसे बड़ी पावर 2 होती है तो वो डिफाइन करता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, क्योंकि इसी के बेस पर आपका 9th और 10th दोनों क्वेश्चंस पूछता है। और इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पर सिद्धराचार्य जी ने भी अपना पूरा का पूरा जो सिद्धराचार्य जो बहुत बड़े मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने पूरा पॉलिनोमियल्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को डिजाइन किया, जो फॉर्मूला दिया है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको बोलते हैं, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या पॉलिनोमियल पर ही डिफाइन किया जाता है। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। इसके 2 आंसर, अब पावर में 2 है तो इसके मैक्स टू मैक्स 2 आंसर आ सकते हैं, एक का नाम अल्फा और एक का नाम बीटा हम ले सकते हैं कि इसके जीरोस अल्फा और बीटा हो सकते हैं। जैसे इसके एक आंसर आते हैं तो इसको अल्फा बोल सकते हैं, ये अल्फा और बीटा। इसके 3 आंसर हैं तो अल्फा बीटा और गामा 3 आंसर आएंगे, मैक्स टू मैक्स 3 आंसर, 2 भी आंसर हो सकते हैं लेकिन मैक्स टू मैक्स 3 ये है इसमें है। तो अल्फा बीटा गामा और लेमडा, ये 4, मतलब मैक्सिमम पावर 4 है तो 4 आंसर, मैक्सिमम पावर 3 है तो 3 आंसर। इसीलिए इसको बोला जाता है क्यूबिक, क्या बोलते हैं बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इसको बोला जाता है बाई क्वाड्रेटिक या फिर क्वार्टिक पॉलिनोमियल। ठीक है, डन, समझ में आ गया, चारों चीजें क्लियर हो गई डिग्री के बेस पर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे चंस, क्योंकि यहीं से आपको क्वेश्चंस बनते हुए दिखाई देंगे। कब, जब आप 10th में आओगे तो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिग्री के बेस पर पूरा चैप्टर आपको डिफाइन किया जाएगा। मैंने आपको डिटेल में पूरा समझा दिया है कैसे क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं और कितने कितने आंसर आते हैं। अगर पावर में आया तो सिर्फ नाम नहीं बेटा, वो उसके उतने आंसर्स भी डिफाइन होंगे और सॉल्व करके भी मैंने आपको दिखा दिए। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। डन, क्लियर। चलिए, तो अगर मैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करूं तो इसका जो हम दिखाते हैं कोई भी नंबर्स, एग्जांपल के लिए कोई भी नंबर्स रख सकते हो। अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल का ले लूं तो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + b के फॉर्मेट में, मतलब सबसे बड़े जो पावर होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म बात करें तो ax² + bx + c होता है, सबसे बड़ी पावर 2 होनी चाहिए। और अगर क्यूबिक की बात कर लें बेटा तो ax की पावर क्यूब + bx² + cx + d, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब वैसे ही क्वाड्रेटिक में पावर 4 आ जाएगा और डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरीके से डिसाइड करते हुए आप आगे निकल जाओगे। आइए अगला पॉइंट समझते हैं। तो बेसिस ऑफ द डिग्री के बेस पर मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर समझा दिया है। ठीक है बेटा, मैंने आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल दिया, उसका एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है बता दिया ना बेटा, जो भी नंबर्स, इसके एग्जांपल्स नंबर्स हो सकते हैं जो आप डिफाइन करते हो। डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इसकी 0 होती है। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है ये भी मैंने आपको समझा दिया है कि जीरो पॉलिनोमियल्स हमेशा, जैसे 0 रखा है, इसका बेस्ट एग्जांपल 0, क्योंकि 0 की पावर कुछ हो ही नहीं सकता, तो इसका आंसर जो आता है वो 0। इसका एग्जांपल केवल एक है 0, 0 के पावर में कोई डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल दिया है, अब आप मुझे डिग्री के बेस पर बताओ, राइट द डिग्री ऑफ द ईच फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इन पॉलिनोमियल्स की डिग्री कितनी होती है, तो पॉलिनोमियल्स में जो सबसे बड़ी डिग्री वही उसकी पॉलिनोमियल्स होती है, उसका नाम भी बताते रहना। देखिए पहले वाले क्वेश्चन का क्या नाम दिया बेटा, सबसे बड़ी पावर कितनी है, सर सबसे बड़ी पावर तो 3 दिख रही है, तो भैया ये जब सबसे बड़ी पावर 3 है तो डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री उतनी ही होने वाली है जितना सबसे बड़ी पावर है, और इसका नाम क्या हो जाएगा और मैं पूछूं तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, दूसरा देख लो बेटा, दूसरे में देखो मेरे चैंपियंस 5 के पावर t है, सॉरी 5t है, तो t में तो कुछ वेरिएबल लगा नहीं है, सॉरी पावर लगा नहीं है, तो पावर को हम क्या डिसाइड करेंगे, केवल और केवल 1। तो यानी यहाँ पर डिग्री जो आपकी आ रही है वो केवल और केवल 1 आ रही है, इसीलिए ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट में देख लो बेटा, सबसे बड़ी पावर कौन सी है, सर 2 है, तो जब डिग्री आपकी 2 आ रही है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये कौन सा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। क्या हो जाएगा बेटा, क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट सर ये मुझे बता दो 3 क्या है, 3 कौन सा पॉलिनोमियल्स है, इसमें कौन सी डिग्री आ रही है, इसकी डिग्री क्या होगी, क्या होगी बेटा, ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, यानी इसीलिए इसकी डिग्री जो हो जाएगी बेटा, उसकी डिग्री 0 होने वाली है, और जब डिग्री 0 हो जाएगी तो उसको बोला जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोला जाएगा बेटा,
कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर मैंने यहाँ पे पांचवा जीरो लिख दिया होता तो इसकी डिग्री क्या होती, जरा बताना, कमेंट बॉक्स में लिखो जल्दी। अगर मैंने पांचवा एग्जांपल जीरो, क्योंकि ये भी एक नंबर तरीके से दिखला होल नंबर, लेकिन ये डिग्री इसकी हो जाती बेटा नॉट डिफाइंड। अभी हमने पढ़ा था जब जब जीरो आएगा उसकी डिग्री हमेशा नॉट डिफाइन होती है और वो जीरो पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आता है। तो आई होप आपको सब चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ में आ चुका है कि कौन सा कैसा एग्जाम्पल्स होगा और इसके बेसिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं। एक बार पढ़ लिया 10th में भी नहीं भूलोगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं बेटा। ठीक है, डन मेरे चैम्प्स, क्लियर? डन, क्लियर बच्चा? चलो बेहतरीन मेरे चैम्प्स, आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। क्या डिफरेंस होता है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स के बीच में, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। मतलब अब आपको जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स पढ़ना है। सर अभी तो पढ़ा था जीरो पॉलिनोमियल, नहीं बच्चा, जीरो पॉलिनोमियल और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में डिफरेंस होता है। जीरो पॉलिनोमियल ये दिखाता है कि उसकी डिग्री कितनी हो सकती है, लेकिन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ये दिखाता है कि जो पॉलिनोमियल आपके पास है उसका आंसर कौन कौन सा होगा। यानी जैसे मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखाया ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारे लिए कौन सा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसकी जो सबसे बड़ी पावर है मेरे चैम्प्स, इसकी जो सबसे बड़ी पावर है मेरे चैम्प्स वो कौन सी है सर, अल्फा और बीटा है। सबसे बड़ी पावर 2 है, तो दो आंसर्स आएंगे अल्फा और बीटा, यानी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की ये जीरोस बन जाएंगे। क्या है बेटा ये क्या है बेटा, आपके इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस हैं। यानी जब कभी भी कोई आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल दिया जाता है उसके जीरोस पूछे, इसका मतलब उसको सॉल्व करके उसके वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, वही उसका जीरोस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया वो देखते हैं बेटा। यहाँ पे लिखा है अगर x के बराबर 1 हो तो मुझे इसके क्या निकालो बेटा, इसके जीरोस बता दो, नेक्स्ट जीरोस बता दो। क्योंकि देखो बेटा सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2 है। इन्होंने x बराबर 1 एक तो बता दिया, अब आपको बताना है कि x की वैल्यू पुट करने पर यहाँ पर जीरोस आ रहा है कि नहीं, बस इंडिकेट करना है, वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, तो x बराबर 1 बोला है तो x के जगह पर 1 रख दो बेटा, यानी p ऑफ x की वैल्यू रखा है इन्होंने 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 7, यानी p x के जगह पर 1 दिया है तो 1 रख देंगे, इक्वल्स टू 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस का 7, यानी 5 माइनस 3 प्लस का 7 यानी 12 माइनस 3 यानी कितना हो जाएगा बेटा 9। ये आपका आंसर आ रहा है p ऑफ 1 की वैल्यू के बराबर क्या आ रहा है बेटा 9। यानी ये जो 1 है, ये जो आंसर आ रहा है x बराबर 1, ये सपोज जो किया गया है, इसको रखने पर हमारे जो जीरोस मिल रहे हैं बेटा वो कौन सा मिल रहे हैं, 9। जो हमारे वैल्यू मिल रही है वो कौन सी आ रही है, 9। तो इसका मतलब ये इसके पॉलिनोमियल्स के आंसर्स बने। उसी तरीके से t बराबर 1 रखने पर इसमें कितना आंसर आएगा, कमेंट बॉक्स में ये जरूर आप करके बता देना। ठीक है, डन, सिंपल सा है पूरा p ऑफ x, वैसे p ऑफ t के जगह पर आप क्या रखोगे, 1 रखोगे और इसकी वैल्यू मुझे क्वेश्चन में बता दोगे। डन मेरे चैम्प्स, क्लियर? बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है ना। धीरे धीरे करके हम एक एक करके क्वेश्चन को समझते चलेंगे, अब अपने आप खत्म होते चले जाएगा। अब हम बढ़ते हैं बेटा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। यानी अभी तक हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में डिटेल में समझा, अब हम समझेंगे कि जब हमारे पास फैक्टराइजेशन करना होता है पॉलिनोमियल्स के, मतलब सिंपल सा है बेटा, आप लोगों ने पढ़ा है 8th में भी पढ़ा होगा कि हम किसी भी एलसीएम एससे फाइंड करते वक्त किसी भी पॉलिनोमियल नंबर्स के फैक्टर्स बनाते हैं, प्राइम फैक्टर। वैसे ही पॉलिनोमियल्स के भी फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टर्स बनाने के लिए मुझे कौन कौन से रूल बनाने पड़ते हैं, तो इसमें 2-3 टाइप्स के रूल हमें पढ़ने पड़ते हैं बेटा। एक तो होता है रिमाइंडर थ्योरम, दूसरा होता है कौन सा, फैक्टर्स थ्योरम्स, और तीसरा स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स होता है जो आपको 10th में बहुत हेल्प करता है बेटा। ठीक है, 9th में आपको जो रिमाइंडर और फैक्टर्स थ्योरम है वो 9th में ही काम देगा, 10th में आपको कोई यूज नहीं होने वाला है बच्चा। 10th में यूज होगा आपका स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, बट रिमाइंडर और फैक्टर्स थ्योरम का यूज होने वाला है आपको 11th में भी और 9th में पढ़ना है बेटा, क्योंकि आपके सिलेबस में है। तो मैं बेसिक्स से एकदम ध्यान से समझा देता हूँ, आपको समझ लेना 1 by 1। ज्यादा क्वेश्चन इस पे नहीं पूछे जाते, जो भी आप अभी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ा है ना बेटा, उसी को बस मिलता जुलता भाई है। सिंपल सा वैल्यू को पुट करना होता है, कोई
अलग से ब्रह्मास्त्र नहीं है बेटा कि नहीं रिमाइंडर थ्योरम नहीं समझ में आता है, फैक्टर्स थ्योरम नहीं समझ में आता है। मैं आपको दावा करता हूं, बस स्टार्टिंग मतलब अभी से लेकर के 10 मिनट जो मैं पढ़ाऊंगा उसको ध्यान से समझना, नोट कर लेना, और एग्जैक्टली अभी आपने जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा है ना उसी से मिलता जुलता सब रहेगा। सिर्फ वैल्यू पुट करनी होती है और आंसर निकालना होता है, बस समझना होता है कि रिमाइंडर थ्योरम होता है क्या और फैक्टर्स थ्योरम क्या होता है। तो जो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल है ना वो 2-3 टाइप्स में है, वन बाय वन मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहला नंबर है रिमाइंडर थ्योरम। सबसे पहला क्या है बेटा? रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है? अगर कोई भी p ऑफ x, समझना ध्यान से बेटा, अगर कोई भी p ऑफ x मतलब पोलिनोमियल ऑफ x जो है, अगर कोई भी पोलिनोमियल ऑफ x जो है जिसकी पावर में डिग्री, जिसके पावर में डिग्री जो होगी, इसकी जो डिग्री, ध्यान से समझना बेटा, इसकी जो डिग्री है वो या तो n के, मान लो डिग्री n है तो इस n की वैल्यू या तो n के बराबर 1 आ जाए या n 1 से बड़ा आ जाए। समझना ध्यान से, ये जो n है, n किसको दिखा रहा है? डिग्री को दिखा रहा है। डिग्री या तो 1 आ जाए या 1 से बड़ी आ जाए, मतलब 0 आएगी डिग्री तो बेटा वो तो 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, तो उसके बेस पे नहीं। रिमाइंडर थ्योरम तब लगता है जब n की वैल्यू या तो 1 रहे, जैसे मैं अगर लिखूं x प्लस 4 इक्वल्स टू 5 तो इसमें रिमाइंडर थ्योरम लग जाएगा, या n की वैल्यू 1 से बड़ी रहे, जैसे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इस तरीके से हो, तो उसमें रिमाइंडर थ्योरम लग जाएगा। तो अगर कोई पॉलिनोमियल ऑफ x जिसकी डिग्री या तो n बराबर 1 हो या तो उससे बड़ी हो और वो डिवाइड कर रहा हो, यानी ये जो p ऑफ x है वो डिवाइड कर रहा हो किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल से, किसी भी किससे? लीनियर पॉलिनोमियल से। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या आता है? याद करो, उसका टर्म्स क्या होता है? कोई भी, जैसे जिसकी पावर क्या होगी? 1। ये डिवाइड कर रहा हो, यानी ये डिवाइड कर रहा हो किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल से। अब लीनियर पॉलिनोमियल कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो मैंने लिखा x माइनस 4, x माइनस 2x प्लस 2, कुछ भी लीनियर पॉलिनोमियल मैंने ले लिया एज इट इज फॉर्मेट के लिए। ध्यान से समझना, यही रिमाइंडर थ्योरम बेटा, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस समझना ध्यान से। अब मैं बेसिक से समझाता हूं, सुनो ध्यान से। कोई भी पॉलिनोमियल ऑफ x, पॉलिनोमियल ऑफ x का मतलब कोई भी, जैसे मान लो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6, इस px की वैल्यू क्या हो गई? 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6। यानी कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री या तो 1 हो या 1 से बड़ी हो, तो इसकी डिग्री क्या है बेटा? 2 है। कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री या तो 1 हो या 1 से बड़ी हो, उसको किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर दे, यानी इस तरीके से ये लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर 1 हो, तो जो उसका आंसर होगा, जो उसका रिमाइंडर होगा, क्या होगा बेटा? जो उसका रिमाइंडर होगा वो वही होगा जो इसके पास मिला है, मतलब साइन के अपोजिट, मतलब उसका जो रिमाइंडर होगा बेटा, उसका जो रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर हमेशा p ऑफ, यानी इस x के जगह पर इसकी वैल्यू, ये माइनस दिया है तो प्लस 4 आ जाएगा, ये प्लस दिया है तो माइनस 2 आ जाएगी। क्यों बेटा? क्योंकि जब हम इसको इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करेंगे तो इसकी वैल्यू माइनस प्लस का 4 आएगी, इसकी वैल्यू माइनस का 2 आएगी। बस दैट इज द रिमाइंडर थ्योरम। एक बार फिर से समझाता हूं, ध्यान से समझो। किसी भी पॉलिनोमियल्स जिसकी पावर, यानी जिसकी डिग्री या तो 1 हो या 1 से बड़ी हो, उसको किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है। लीनियर पॉलिनोमियल कुछ भी इस तरीके से हो सकता है, इसके जगह पर कोई भी वैल्यू, यानी इस वेरिएबल के बाद कोई भी वैल्यू रखो तो इस x के जगह पर जो बगल वाला वैल्यू रहेगा उसका अपोजिट साइन वाला नंबर ही उसका रिमाइंडर बनेगा। दैट इज कॉल्ड द रिमाइंडर थ्योरम। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैंने एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड द रिमाइंडर gx इक्वल टू इतना, तो px की वैल्यू इतना दे रखा है व्हेन px इज डिवाइडेड बाय gx। अब तुम दिमाग लगा करके बताओ, सिंपल सा। अभी हमने समझा था कि अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम्स, जब किसी लीनियर पॉलिनोमियल को, जब किसी पॉलिनोमियल्स को लीनियर पॉलिनोमियल द्वारा डिवाइड किया जाता है, जब किसी पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल द्वारा डिवाइड किया जाता है तो उसका जो रिमाइंडर बनेगा उस लीनियर पॉलिनोमियल्स के अगेंस्ट में, यानी जो कांस्टेंट, जो लीनियर पॉलिनोमियल के पास जो नंबर होगा वही के अपोजिट वाला साइन नंबर से होगा, वो उसका रिमाइंडर बचेगा और उस -2 को उस x के जगह पर वैल्यू में पुट करना होगा, वही आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको रिमाइंडर थ्योरम समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, बस x प्लस 2 को की जगह पे -2, ये -2 इस वैल्यू में पुट कर दोगे, आपको पॉलिनोमियल ऑफ x की वैल्यू मिल जाएगी। दैट इज द रिमाइंडर थ्योरम। दैट इज द रिमाइंडर थ्योरम माय चैम्प्स। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन?
समझ में आ गया? एकदम बेसिक सा फंडा मैंने आपको समझाया है, ज्यादा सोचना ही नहीं है, रिमाइंडर को रटना ही नहीं है, मैंने मैथ्स की भाषा में आपको समझा दिया है। ठीक है, डन। अब समझो इसको सॉल्यूशंस में कैसे करेंगे। सपोज करो, सिंपल सा है बेटा, कि इफ द पी एक्स ऑफ कितनी वैल्यू दिया है, जरा देखना इधर दिया था बेटा आपको क्या, x प्लस टू जी एक्स की वैल्यू, मतलब व्हेन द पी एक्स इज डिवाइडेड बाई जी एक्स, तो आपको पता है x प्लस टू जो होगा वो जीरो के कंपैरिजन में होगा। यानी रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, रिमाइंडर हमेशा कैसे बनता है, रिमाइंडर क्या बनता है, रिमाइंडर जीरो बनता है। तो जो हमारा जी एक्स है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दिया, x प्लस टू, तो हम जी ऑफ एक्स की वैल्यू के बराबर जीरो रख देंगे, यानी x प्लस टू बराबर जीरो, तो x की वैल्यू माइनस टू आ रही है। अब इसी को हम p ऑफ x में, p ऑफ x की वैल्यू कितना दे रखा था बेटा, p ऑफ x की वैल्यू 3x क्यूब 3x स्क्वायर 5x 6, x क्यूब 3x स्क्वायर 5x प्लस 6, बस अब p ब्रैकेट में क्या रख देंगे बेटा, माइनस रख देंगे, बस यही आपका आंसर है, माइनस टू, p ब्रैकेट में माइनस टू, क्योंकि x की जगह पे ये रखना है, तो माइनस टू के पावर क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस टू के पावर स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस टू प्लस का 6, यानी ये हो जाएगा माइनस का 8, ये हो जाएगा 4 3 जा 12 माइनस 10 प्लस का 6, यानी ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा माइनस का 4, यानी आंसर आ रहा है 0। यही p ऑफ माइनस टू है। हमने प्रूफ कर दिया बेटा कि माइनस टू रखने पर आपका रिमाइंडर 0 बनेगा, यानी यही वो माइनस टू है जो इस पॉलिनोमियल ऑफ x को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा। रिमाइंडर का मतलब ही है बेटा, क्योंकि हमने प्रूव किया ना बेटा, रिमाइंडर ये जी एक्स की वैल्यू 0 रखा, x बराबर माइनस टू रखा, तो आंसर 0 आना चाहिए था। यही p ऑफ माइनस टू डिफाइन करता है कि हमारा आंसर माइनस टू रखने पर 0 आ रहा है। दैट इज द रिमाइंडर थ्योरम, दैट इज द रिमाइंडर थ्योरम। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है ना? रिमाइंडर थ्योरम दिमाग में फिट हो गया है? डन मेरे चांस, क्लियर हो गया बच्चा? रिमाइंडर थ्योरम आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है? आई होप आपके नस नस में फिट हो चुका होगा। आइए नेक्स्ट मैं पढ़ाता हूं आपको फैक्टर्स थ्योरम्स। क्या होता है फैक्टर्स थ्योरम? सिंपल सा, यहां पर भी रूल वही लगता है, अगर पॉलिनोमियल ऑफ x जो होगा वो हमेशा डिग्री n की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। ये इसका बेसिक सा फंडा है फैक्टर्स थ्योरम में बेटा, कि जो आपका आंसर है, मतलब जो डिग्री है वो n से 1 से बड़ी होनी चाहिए, और a जो है वो कोई भी रियल नंबर्स हो सकता है, मतलब p ऑफ x में कोई भी, जैसे इज अ पॉलिनोमियल्स, p ऑफ x मतलब पॉलिनोमियल को दिखा रहा है, मान लेते हैं हम 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ऐसा कुछ करके दे रखा है बेटा। तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल है, इसमें जो डिग्री होगी वो 1 से बड़ी होगी, मतलब हाँ जी सर है, मतलब क्वाड्रेटिक से स्टार्ट होगा। और a की वैल्यू, a मतलब जो इसको डिफाइन करेगा, मतलब जो इसका रिमाइंडर बनेगा, जो इसका रिमाइंडर, जैसे मैंने बोला था g ऑफ x की वैल्यू x प्लस टू मान लेते हैं। कोई भी p ऑफ x को, यानी कोई भी पॉलिनोमियल्स को जब लीनियर पॉलिनोमियल डिवाइड करता है जिसमें डिग्री 1 से बड़ी होती है, तो ये जो इसका आंसर होता है प्लस टू, इसका अपोजिट मतलब माइनस टू ही इसका रिमाइंडर बनता है। वही जो माइनस टू है यहाँ पर उसको a दिखाया गया, जहां पर एक रियल नंबर होना चाहिए। पहला कंडीशन ये समझो, अगर x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब x माइनस के a क्या है बेटा, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। मैंने अभी पढ़ाया था कि जब लीनियर पॉलिनोमियल की बात की जाएगी, रिमाइंडर थ्योरम में याद करो, लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस 4 मैंने लिखा था, x माइनस 2 लिखा था प्लस 2, या x माइनस a, इनके अकॉर्डिंगली ये जो क्वेश्चन दिया गया है, अगर ये सारे के सारे चीज इसके फैक्टर्स हैं, जैसे मैंने लिखा 4 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं बेटा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, यही तीन के अलावा तो और कुछ हो नहीं सकते, यानी 1 2 और 4 यही 4 के फैक्टर्स बन सकते हैं। तो जब 4 को ये सारे फैक्टर्स हैं, तो ये इसके डिवाइड भी कर सकते हैं, यानी 1 भी 4 को डिवाइड कर सकता है, 2 भी कर सकता है और 4 भी कर सकता है। तो जो फैक्टर्स होते हैं, यानी x माइनस इज द फैक्टर ऑफ px, मतलब इसके अगर ये सारे फैक्टर्स हैं, तो हमेशा याद रखना कि ये जो माइनस a है, ये जो प्लस 2 है, ये जो माइनस 4 है, यानी पूरे के पूरे पॉलिनोमियल ऑफ x को pa के जगह पर इसकी वैल्यू 0 के अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम इसका आंसर हमेशा 0 से कंपेयर करके हम आंसर निकालते हैं। यानी सिंपल सा है बेटा, यहां समझो फैक्टर्स थ्योरम क्या कहता है। फैक्टर्स थ्योरम ये कहता है कि कोई भी नंबर जिसके वो फैक्टर्स होंगे, वो फैक्टर उस नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर देंगे और रिमाइंडर को 0 ला देंगे। जैसे 4 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 1 से, तो आंसर रिमाइंडर 0 बचेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 का, मतलब जो फैक्टर्स होते हैं वो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज द फैक्टर्स थ्योरम, बस इतना याद रखो।
यानी कोई भी पोलिनोमियल का जब लीनियर पोलिनोमियल उसका फैक्टर्स है तो वो उसका कंप्लीटली डिविजिबल कर देगा, यानी उसी को जीरो बना देगा और इसी की वैल्यू का रेसिप्रोकल दूसरा दे दिया कि मतलब अगर कोई नंबर का किसी भी पोलिनोमियल्स का रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो उसके वो जिसकी जीरो आ रहा है उसके कंपैरिजन में वो उसका फैक्टर्स बनेगा। मतलब अगर पोलिनोमियल्स इसका इस नंबर को डिवाइड करने पर, किसी नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो जो जीरो आ रहा है वो नंबर इसका फैक्टर्स बनेगा, यही वाइस एंड वर्सा है। मतलब फिर से सुनो ध्यान से, लास्ट टाइम समझा रहा हूं। जब किसी फैक्टर्स को डिवाइड किया जाता है किसी नंबर्स में, जब किसी फैक्टर्स को उस नंबर के फैक्टर्स को उस नंबर में डिवाइड किया जाता है, उस नंबर के फैक्टर्स को 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 उस नंबर में डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर जीरो बनता है। दूसरा, जब रिमाइंडर जीरो बनता है और जिससे हमने डिवाइड किया है, जिससे हमने डिवाइड किया है, जिसकी वजह से रिमाइंडर जीरो आया है, जिससे हमने डिवाइड किया है वो उस नंबर का फैक्टर बनेगा। ये दूसरा पॉइंट है कि मतलब अगर जीरो आ रहा है जिसकी वजह से आ रहा था वो उसका फैक्टर्स बनेगा। दैट इज द फैक्टर्स थ्योरम। कुछ नहीं करना है, ये तो मैंने आपको डेफिनेशन समझाया। करना क्या है भैया, कुछ नहीं, इक्वल्स टू जीरो करके यानी कोई भी पॉलिनोमियल दिया जाएगा और जो भी जी ऑफ एक्स रहेगा, मतलब जो भी फैक्टर्स रहेगा उसको जीरो के कंपैरिजन में कर लो, या फिर जीरो के कंपैरिजन में दिया है तो उसको फैक्टर्स बना करके उसमें वैल्यू पुट करोगे, आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू मिल जाएगी। दैट इज द फैक्टर्स एंड रिमाइंडर थ्योरम। आई होप आपके नस नस में ये चीजें फिक्स्ड हो चुकी होंगी। कुछ ज्यादा बेसिक्स नहीं समझना था, कुछ ऐसा टफ नहीं था। लोगों ने जो हवा बना रखा है कि नहीं फैक्टर्स बहुत टफ होता है, रिमाइंडर्स टफ होता है, सिंपल सा बेटा कि हमें वैल्यू को बस पुट करने आना चाहिए और वैल्यू को निकालना चाहिए। दैट्स ठीक है, डन। तो भैया ये हमारा फैक्टर्स थ्योरम ये दोनों खत्म हो चुका है। अब मैं आपसे बोलूं फैक्टर्स निकाल दो, यानी x+2 जो है इसके और इसके दोनों के फैक्टर्स हैं, तो सिंपल सा है बेटा, अगर ये वाला इसके फैक्टर्स हैं तो P ऑफ A क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। A के जगह पर क्या होगा बेटा, -2। मतलब ऐसे मैं बोल सकता हूं P ऑफ x की वैल्यू जीरो, P ऑफ x क्या है बेटा, P ऑफ x की वैल्यू के कंपैरिजन में यानी इस x की जगह पे क्या रखेंगे, यानी इस x+2 को वैल्यू को अगर हम पुट करें x+2 बराबर जीरो तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। अब इस P ऑफ x को यानी P -2 रख देंगे, इस x की जगह पर क्या रखेंगे -2, तो -2 बराबर x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6, यानी -2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -2 के पावर स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस का 6, इसकी वैल्यू पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो, यानी P -2 बराबर क्या आ रहा है, जीरो। दैट इज द फैक्टर्स थ्योरम। मैंने तो समझाया था, अगर कोई किसी का फैक्टर्स बनेगा, अगर कोई किसी का फैक्टर्स बनेगा, अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल किसी का फैक्टर बनेगा तो उसका जो P ऑफ x G ऑफ x जो भी वैल्यू आई थी +2 वो उसका रिमाइंडर, मतलब रिमाइंडर थ्योरम बनेगा, मतलब उसका आंसर जीरो आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड द फैक्टर्स थ्योरम। यही हमने प्रूफ किया था। अब इसकी वैल्यू इसमें भी पुट करोगे, इसमें तो भी उसकी वैल्यू जीरो के कंपैरिजन में आएगी। नहीं तो देख लो -2 रखोगे तो -2 -4 और ये +4 इक्वल्स टू जीरो आ रही है, यानी P -2 रखने पर इसका भी आंसर जीरो आ रहा है। यही फैक्टर्स थ्योरम्स को कंक्लूड करता है। खत्म, हमने आंसर निकाल दिया। आई होप आपको अब फैक्टर्स थ्योरम्स या फिर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द रिमाइंडर थ्योरम, इसके बेस पर क्वेश्चंस को सॉल्व करो, आप इस तरीके से इसको सॉल्व करके बता सकते हो। चलिए नेक्स्ट स्प्लिटिंग मिड टर्म्स के कॉन्सेप्ट बताता हूं बेटा, ध्यान से समझना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और एक ऐसा स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स बताऊंगा जो आज के बाद कभी भी आपको मिड टर्म्स ओरली फाइंड करोगे बेटा, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, प्रॉमिस करता हूं। बस लास्ट तक देखते रहना कि स्प्लिटिंग मिड टर्म्स को कॉन्सेप्ट होता क्या है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि जब आप 10th में आओगे तो आप सेकेंडों में उड़ाओगे। बस जितनी देर आपको उसके जीरोस फाइंड करने में लगेंगे उतना ही टाइम लगेगा आपको स्प्लिटिंग मिड टर्म से सॉल्व करने का। आ जाओ बच्चे, ध्यान से समझाता हूं, समझते जाना। दुनिया में अगर मैं कंपैरिजनली देखूं तो ऑलमोस्ट 9-10th में जो आता है, वैसे तो टाइप्स बदलते रहते हैं, लेकिन अगर आप कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को ध्यान से समझते हो, स्प्लिटिंग मिड टर्म्स मैक्सिमम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में ही सॉल्व किया जाता है। वैसे बहुत बार होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस क्यूबिक वाले भी होते हैं, फोर्थ वाले जिसमें हम कॉमन लेकर के सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करें स्प्लिट मिड टर्म्स को, इसका मेन कॉन्सेप्ट मैं क्वाड्रेटिक वाला समझा रहा हूं ताकि आपका 10th भी यहीं से खत्म हो जाए। 9 तो खत्म हो ही, 10th भी यहीं से खत्म हो जाए बेटा कि स्प्लिटिंग मिड टर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो चैप्टर है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो चैप्टर है, 2 चैप्टर्स, वो यहीं से खत्म हो जाए। अब आपको फिर दोबारा 10th में पढ़ने की जरूरत ना पड़े, इतना बेसिक्स और इतना डिटेल में समझाऊंगा। पूरे 4 टाइप्स के क्वाड्रेटिक टाइप में होते हैं। कैसा कि ध्यान से समझना, एक होता है x² - 4x, सपोज कर लो -5x
प्लस का 6, दूसरा बनेगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6। तीसरे टाइप का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, और चौथे टाइप का बनता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। मेरे चैम्स ध्यान से समझ लेना बेटा, बस 5 मिनट ध्यान दे देना। मैं आपसे दावा करता हूं कि आज के बाद स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स में आपको कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, और मैं ये भी चैलेंज करता हूं कि ऐसा कॉन्सेप्ट ना कहीं आपको बुक में मिलेगा, ना कहीं पर भी आपको किसी ने पढ़ाया होगा, यूट्यूब खंगाल लेना कहीं पर भी बेटा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, ना किसी स्कूल में पढ़ाया गया होगा। ठीक है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट मैं आपको देने जा रहा हूं, एकदम ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपके लिए एकदम एग्जैक्ट रामबाण करेगा। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में अक्सर करके बच्चे बस प्लस और माइनस में ही कंफ्यूज होते हैं। रूट्स तो उनको जीरोस तो पता चल जाता है कि इनके 2 जीरोस ये होंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करके ऐड लेस करना वो तो आईक्यू का काम है, वो सब कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स आती है कि कब किसको माइनस देना है, कब किसको प्लस देना है, इसका रामबाण मैं आपको देने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। अब ये 4 टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, इसका एक पैरामीटर सेट होता है बेटा। देखो सिंपल सा है, इसके कोफिशिएंट कुछ भी हो सकते हैं, मैं बेसिक समझा रहा हूँ। यहाँ पे कोफिशिएंट आ सकते हैं, तो आप ये मत समझना कि सर जिसके बाहर कोफिशिएंट होते हैं उसका क्या, कोफिशिएंट भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है बेटा। मैं आपको बस पैटर्न समझा रहा हूँ कि इन्हीं 4 टाइप, मैं पैटर्न समझा रहा हूँ ना, वो साइन के बेस पर पैटर्न समझा रहा हूँ। आप कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखोगे, उसमें जो रहता है ना बेटा, बस इन दोनों साइन पर ही देखना ध्यान से। इन्हीं 4 टाइप के साइन आपको देखने को मिलेंगे, या तो माइनस प्लस रहेगा, या तो प्लस प्लस रहेगा, या तो दोनों माइनस रहेंगे, या तो दोनों में से ये वाला प्लस ये माइनस। इसका मतलब क्या है बेटा, ध्यान से समझो। इसमें अगर हम बात करें तो इस पूरे के पूरे टर्म्स को, यानी जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसमें इस वाले टर्म्स को हम नाम देते हैं बेटा कांस्टेंट टर्म। इस कॉन्सेप्ट का नाम है कांस्टेंट टर्म्स, ठीक है बेटा। और इस वाले को नाम दिया जाएगा, टोटल मैं साइन के साथ लिख रहा हूं, मिड टर्म। बस इसी को ध्यान रखना बेटा, बस पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके सामने खत्म हो जाएगा। देखो देखो बेटा, पहली कैटेगरी अगर मैं बात करूंगा तो पहली कैटेगरी में चेक करो, कांस्टेंट टर्म क्या बेटा, प्लस है, दूसरी कांस्टेंट टर्म प्लस है। मतलब अब यहां से मैं इसको 2 पार्ट में बाइफरकेट कर रहा हूं, 2 पार्ट में बाइफरकेट कर रहा हूं, डिफरेंस कर रहा हूं। अगर कांस्टेंट टर्म प्लस होगा और यहां पर क्या है बेटा, कांस्टेंट टर्म माइनस, बस यहीं से कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। यहां पर क्या है बेटा, कांस्टेंट टर्म जो क्या है, नेगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव है, मतलब प्लस में, और यहां पर कांस्टेंट टर्म जो है वो है आपका नेगेटिव है, माइनस। बस इसी के बेस पर आपका क्वेश्चंस उड़ने वाला है, ध्यान से देखो। अब मैं साइन के बेस पर बता रहा हूं, फिर मैं आपको स्टेप वाइज स्टेप समझाऊंगा कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसको नोट करना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताने जा रहा हूं, समझना सबसे पहले। इफ द कांस्टेंट टर्म, पहले मैं साइन समझाऊंगा, उसके बाद सॉल्यूशंस कैसे करते हैं वो समझाऊंगा। इफ द कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव, इफ द कांस्टेंट टर्म आर पॉजिटिव, इफ द कांस्टेंट टर्म आर पॉजिटिव, इफ द कांस्टेंट टर्म आर पॉजिटिव, देन मिडिल साइन, जो साइन ये मिड टर्म्स है ना बेटा, इसी को बोलते हैं मिडल साइन, यानी ये वाला साइन, ये जो माइनस है इसी को बोलते हैं मिड साइन। तो जो मिडल साइन रहेगा वो ऑलवेज या गोज टू बोथ द जीरोस या फिर रूट्स, बस इसी पर ध्यान रखना है। मतलब आप जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे होगे तो आप 2 जीरोस फाइंड करते हो, 2 रूट्स फाइंड करते हो। वो जो दोनों रूट्स आते हैं, वो दोनों जीरोस आते हैं, जो आंसर्स आते हैं, उसको साइन कौन सा देना है। तो अगर कांस्टेंट टर्म्स जो भी साइन रखेगा, अगर कांस्टेंट टर्म प्लस में है तो जो मिडल साइन होगा बेटा, जो मिडल साइन होगा, अगर माइनस है तो दोनों को माइनस चला जाएगा, और अगर प्लस है तो दोनों को प्लस चला जाएगा। अभी मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। अगर कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है देन मिडल साइन always goes to greater zeros or roots
zeros are roots and other one have opposite sign. ठीक है बेटा, बस यही है बेसिक फंडा। क्या लिखा है मैंने, अगर कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है तो मिडल साइन जब दो रूट फाइंड करोगे, जब जो जीरोस फाइंड करोगे उनमें जो सबसे बड़ा होगा, तो आंसर आया, जैसे मान लो दो जीरोस आपके आ रहे हैं 3 और 2 आ रहे हैं बेटा, ठीक है, तो इनमें बड़ा कौन है, 3 बड़ा है, तो 3 वाले को ये वाला साइन चला जाएगा माइनस, और अपोजिट दूसरे वाले को इसका अपोजिट मतलब प्लस। उसी तरीके से इसमें क्या हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, इसको क्या चला जाएगा माइनस। ठीक है बेटा, डन, क्लियर हो गया। इज दैट क्लियर मेरे चैम्प्स, इज दैट क्लियर बेटा, इज दैट क्लियर। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था स्प्लिटिंग मिड टर्म्स को सॉल्व करने का। यहां से हमने क्वेश्चंस को देखा है कि कैसे कांस्टेंट टर्म, कैसे कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव आने पर क्या आता है, कांस्टेंट टर्म नेगेटिव। अब मैं इसको लाइव सॉल्व करके दिखाता हूं इन्हीं दोनों क्वेश्चनों को। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन क्या रखा है, देखो पहला क्वेश्चन ये था बेटा कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6। अब हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसकी पावर 1 है, कॉन्सेप्ट याद रखना, स्टेप याद रखना। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले सबसे बड़ी कोफिशिएंट के सबसे बड़ी पावर वाले कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट टर्म के साथ, तो 6 1 जा कितना हो गया बेटा 6। इसके दो जीरोस फाइंड करेंगे, कौन कौन से ऐसे नंबर्स जिसका मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए और ऐड या लेस करने पर मिडल वैल्यू आ जाए, मतलब मिडल टर्म्स आ जाए। तो भैया 3 और 2 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर 6 आएगा, और 3 2 को माइनस प्लस करोगे तो 5 आ जाएगा। अब बात आती, पहला स्टेप तो हमने ढूंढ लिया, अब दूसरा स्टेप साइन देने की बात आ गई। तो साइन देने के लिए मैंने रूल क्या पढ़ाया था, जरा पढ़ना। ये कौन सा है सर, कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव के लिए मैंने क्या पढ़ाया है, अगर कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव होगा तो जो मिडल साइन होगा, जो मिडल साइन होगा वो दोनों जीरोस को चला जाएगा। बस भैया, कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव तो ये दोनों चला जाएगा माइनस। अब एग्जैक्टली वैसा रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस का 6, दो का पेयर बनाओ, कॉमन ढूंढो, x माइनस 3, यहां से जो साइन है वो साइन दो, जो नंबर है वो नंबर दो, ब्रैकेट बनाओ, पहले ब्रैकेट को उठा के रख दो। बस, अब दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 3 और दूसरे में x माइनस 2, आपका फाइनल आंसर आ चुका है, खत्म आंसर। कम समय में स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है। दूसरा सॉल्व कर लो सर, एक्स स्क्वायर था, यहां पे प्लस 5x प्लस 6 है, सेम कॉन्सेप्ट सर, 6 आएगा, दो जीरोस 3 और 2 आएंगे, कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव, मिडिल साइन दोनों को चला जाएगा। ठीक है बेटा, तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस का 6, दो का पेयर बनाया, x कॉमन लिया, x प्लस 3 प्लस जो साइन है वो साइन दिया, जो नंबर है वो नंबर दिया, ब्रैकेट बनाया, पहले ब्रैकेट को उठा के डाल दो, तो x प्लस 3 और x प्लस 2 आपके पास आंसर आ चुका है, खत्म। अब मैं दूसरा जो अभी मैंने पढ़ाया था, तीसरे वाले का देख लो कॉन्सेप्ट क्या था सर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 6 था, सेम कॉन्सेप्ट सर, सबसे बड़ी पावर का मल्टीप्लाई करेंगे, कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 आ रहा है, माइनस 1 6 जा कितना होता है माइनस का 6, इसके दो जीरोस 3 और 2 आएंगे, 3 में 2 लेस करोगे तो 1 आ जाएगा। सेम रूल, इफ द कांस्टेंट टर्म आर नेगेटिव, अब क्या जा रहा है बेटा नेगेटिव, अब जैसे ही नेगेटिव आता है तो जो मिडल साइन है बेटा वो कहां जाएगा, ऑलवेज ग्रेटर नंबर को जाएगा, जो ग्रेटर जीरोस रूट रहेंगे, जो नंबर आएगा वो उसको जाएगा, और दूसरे वाले को अपोजिट साइन। आ जाओ बेटा, इसमें बड़ा कौन है, 3 और 2 में से 3 बड़ा है, तो जो मिडल साइन अगर माइनस है तो माइनस दे दो, अगर प्लस होता तो प्लस दे देते। समझ में आएगी यही बात, तो माइनस है, दूसरे वाले को इसका अपोजिट साइन प्लस 2, एग्जैक्टली वैसा ही रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस का 6, दो का पेयर बनाया, कॉमन लिया, x माइनस 3, जो साइन है वो साइन दो, जो नंबर है वो नंबर दो, ब्रैकेट बनाओ, पहला ब्रैकेट उठा के रख दो, x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, x प्लस 2 दूसरे ब्रैकेट, आपका फाइनल आंसर आ चुका है। तो आई होप आपको स्प्लिटिंग मिड टर्म्स का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से दिमाग में फिट हो चुका है। आप इस पर प्रैक्टिस करना, और इसको मैं चैलेंज और दावा करता हूं, किसी भी टाइप का क्वेश्चंस ले आओ, अगर उसमें साइन में अगर गलती हो जाए तो बेटा मैं नाम बदल दूंगा इस क्लास का, पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल रख दूंगा। ठीक है,
प्रॉमिस एंड चैलेंज करता हूं, तुम लगा करके देख लेना, साइन में कभी भी मिस्टेक्स नहीं आएगी। तुम्हारे जीरोस फाइंड करने में मिस्टेक्स आ सकती है, लेकिन मैं दावा और चैलेंज करता हूं कि साइन देने में तुम कभी गलती नहीं करोगे, ये कॉन्सेप्ट अगर अप्लाई करोगे तो। ठीक है, डन 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 डन। तो भैया यहाँ पे स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स भी हमने सॉल्व कर लिया, खत्म कर लिया। इस पर क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट इस चैप्टर का अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ लेते हैं, उसके बेस पर क्वेश्चंस को थोड़ा देख लेते हैं, बस हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो हमने 8th में पढ़ा था वो हमें याद है कि नहीं याद है। तो फटाफट पहले एक बार रिवाइज कर लो, फिर मैं अगर आपको वो रिवाइज याद है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो x प्लस वाई का, या फिर ऐसा मैं लिख दूं a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है। सर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बहुत अच्छा। दूसरा देख लेते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बहुत बढ़िया। तीसरा देख लेते हैं a प्लस बी का होल क्यूब बता दो। चौथा मुझे बता दो a माइनस बी का होल क्यूब बता दो। पांचवा बता दो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बता दो। बताओ बताओ बताओ, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताओ। a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बता दो, होल स्क्वायर बता दो। छठा बता दो a क्यूब माइनस बी क्यूब बता दो। सातवां बता दो a क्यूब प्लस बी क्यूब बता दो। आठवां बता दो बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बता दो। चलो लिखते रहो मेरे चैम्प्स। 8-9 क्वेश्चन है, फटाफट आंसर बताते रहो। चलिए, क्योंकि ये आइडेंटिटीज पता है जो कि 8th में आपने पढ़ी है, तो क्वेश्चंस कैसा भी देगा बस पुट करना है, आंसर निकालना है। देखो इसमें क्या लिखोगे, सर ये तो बहुत बेसिक्स होता है, ए का ये क्यूब पूछा है ना, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी लिख दो, या इनका मल्टीप्लाई करके लिख दो, वही आंसर आएगा। यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी लिख दो, या इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख दो। बेसिक सा क्वेश्चन है, कर सकते हो ना, बताओ कर सकते हो ना बेटा, मल्टीप्लाई करके लिख दो। इसमें देख लो बेटा ये सब है। अब बेटा देखो ये फॉर्मूला एक ही है सब जगह, बस प्लस माइनस लग देगा, तो तुम्हें फॉर्मूले इसी पे रखना, बस प्लस माइनस के साथ प्लस माइनस रखते चले जाना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फॉर्मूला है। दूसरा a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसका क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें क्या होता है बेटा a प्लस बी, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे बता देना। सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या ही पूछ रहे हो, a माइनस बी और a प्लस बी। एक और जो थोड़ा बहुत प्रचलित है क्यूब वाले सेक्शन में, कि मतलब जब आपके पास x प्लस वाई का क्यूब, x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब पूछा जाता है, जो कि क्वेश्चन है पूरा बेसिक्स पूरा टर्म्स। अगर मैं पूछूं सबसे ज़्यादा 9th वाला जिस पर क्वेश्चंस आने के चांसेस है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का फॉर्मूला क्या होता है, जो कि 0 के बराबर कंपैरिजन में कभी कभी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है। x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz का जो फॉर्मूला है ये 0 कर देगा, तो कंपेरिजन करके इसकी वैल्यू 0 के बराबर आती है। लेकिन इसको वेल डिफाइन करने के लिए क्या होता है, तो सिंपल सा है बेटा, जो हम प्लस में रखते हैं वो माइनस में रख दो, आंसर आ जाएगा। मतलब जैसे देखो यहाँ पे माइनस था तो हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं ना, ये फैक्टर्स वाले हैं, मतलब फैक्टर्स वाले जो हमारे आंसर आते हैं वो इस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। सिंपल सा, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, सिंपल सा पैरामीटर्स है। ये पूरे कुछ आइडेंटिटीज है, वैसे आपके में 4 ही आइडेंटिटीज हैं, लेकिन मैंने आपको एडवांस आइडेंटिटीज दे रखी हैं क्लास 9th में। अब देखो बेटा ये वाला कैसे उड़ेगा, सर इस वाले कॉन्सेप्ट पे रख दोगे, ये वाला कैसे उड़ेगा, इसको जरा चेक कर लो। अगर मैं इसको थोड़ा सा बाइफरकेट करूं, आइडेंटिटीज का मतलब ये नहीं है बेटा कि इसके बराबर ये होगा, इसका मतलब है इसके बराबर भी ये हो सकता है। अब जैसे ये देख लो बेटा, इसको मैं अगर ब्रेक करूं तो 3x का होल स्क्वायर है, इसको ब्रेक करूं तो 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई है, इसको ब्रेक करूं तो y का होल स्क्वायर है। तो बेटा a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर है ना, तो यानी a प्लस बी पहले वाली की आइडेंटिटीज लग रही है ये। जैसे देखो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू वाई, तो 2 इंटू 3x इंटू वाई है ना बेटा।
तो सिंपल सा मतलब कहने का क्या है कि जब जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं तो सिर्फ रट्टा मत मारा करो कि इसके बराबर यही आने वाला है, इसके बराबर यही आने वाला है। एग्जामिनर अब पहले नहीं पूछता था कि इसके बराबर ये करो, अब वो उल्टा पूछता है, इसके बराबर ये पूछता है, यानी ये वाली आइडेंटिटीज देगा, इसको प्रूव करने के लिए बोलेगा। तो दोनों जब बराबर होते हैं तो कहीं से भी कान पकड़ोगे दोनों के तरीके बदले सेम नजर आएंगे बेटा। ठीक है मेरे चैम्प्स, इस पर कुछ और क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे ये, इसको फैक्टराइज करने के लिए जरा चेक करेंगे बेटा। ये क्या है मेरे चैम्प्स, 2x का होल क्यूब, इसको करेंगे 3y का होल क्यूब, इसको करेंगे, इसको बाइफरकेट करो, 2 इंटू 2, 2 दूना 4, इंटू 3 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई। जब तुम्हें समझ में ना आया ना तो सबका प्राइम फैक्टराइजेशन बना दो। इसको कर लो बेटा, इसको करोगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है बेटा। अब सिंपल सा है बेटा, ये a और b है, a क्यूब प्लस b क्यूब दोनों मिल रहा है, इसका मतलब यहां पर जो मिलेगा दोनों का प्लस। देखो माइनस होता तो a क्यूब माइनस b क्यूब, मतलब a माइनस b का होल क्यूब में हम जाते, क्योंकि हमारी आइडेंटिटीज क्या कहती है। देखो यहाँ पे चेक करो, इसमें चेक करो, इन दोनों में चेक करो। प्लस था तो सब में प्लस है, माइनस हो तो सब में माइनस है। इसका मतलब उस वाले क्वेश्चन में, यानी इस वाले क्वेश्चन में जो था वो सब में प्लस था, तो यानी पक्का है कि यही आइडेंटिटीज लग सकती है। अब आपको इसका बाइफरकेट उसने दे रखा है, अब आपको ये लाना है आंसर में, तो बस एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ऐसा मिल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं 2x प्लस 3y का होल क्यूब, बस ये इसका आंसर होगा। नहीं पता तो एक बार चेक कर लो, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस a इंटू मतलब 3 इंटू a इंटू b, तो 3 एक निकाल लो बच्चे, यहाँ से देखो चेक करो, 3 को अगर हम यहाँ से एक निकाल दें, 3 इंटू a क्या है बेटा, a 2x है, इंटू b क्या है 3y। जरा चेक करना ये है क्या, 3ab ब्रैकेट में क्या होता है, 3ab ब्रैकेट में a प्लस b होता है ना बेटा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, यही होता है। हाँ जी सर। दूसरी कैटेगरी, दूसरे में देख लो बच्चा, यानी 3 इंटू 2x, तो 3 भी है और ये 2x भी है और 3y भी है। यहां से 2x 2 बार आया है। क्यों 2x 2 बार आया है, क्योंकि बेटा देखो यहाँ पर a वाला जो पोर्शन था, यानी जो 2x हमारा जो a है, इसको हमने a माना था, इसको हमने b माना था, जो a वाला पोर्शन है वो 2 बार आएगा, क्योंकि देखो बेटा यहाँ पे a स्क्वायर है, इसीलिए यहाँ पे 2x 2 बार आया, एक बार ये एक बार ये। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, फिर से देख लो एक बार। देखो यहां से हमने 3 ले लिया ये वाला, यहां से हमने 2x ले लिया और यहां से हमने 3y ले लिया, हो गया पूरा। लेकिन एक चीज बच रहा है, कौन सा सर, सर यहां से 2 बच रहा है, यहां से एक और x बच रहा है। तो जब हमने इसमें चेक किया तो a का मल्टीप्लाई करके a स्क्वायर 2 बार आया है, यानी ये हमने a माना था, ये हमने b माना था, तो a 2 बार आएगा, इसीलिए 2x एक बार लेने के बाद भी 2x बचा है। इसमें b 2 बार आएगा, इसलिए 3y, क्योंकि b 3y है तो 3y 2 बार होगा। जैसे इसमें देख लो बेटा 3b स्क्वायर होता है ना, ये 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू a क्या है, a होगा 2x इंटू b क्या है बेटा 3y, के बाद भी एक बार 3y होगा। तो देखो एक बार हमने 3 ले लिया, 2x ले लिया यहां से, फिर एक बार 3y ले लिया हमने, तो फिर से एक बार 3 यहां पर, एक y यहां पर फिर से बचा है। दैट मीन्स ये प्रूफ करता है कि ये इसी की डेफिनेशन है और इसी का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। बस, इज दैट क्लियर एवरीवन? तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चंस के साथ मैंने आपको समझा दिए हैं। एक्सरसाइज की भी वीडियो मैं आपको धीरे धीरे प्रोवाइड कर दूंगा, उसकी चिंता मत करना। अब आपका काम है मेरे चैंपियंस को फटाफट इन क्वेश्चनों को निपटाते हुए चले जाना, ठीक है, डन। एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको इस तरीके से भी आइडेंटिटीज देखने को मिल सकती हैं, जैसे 104 के पावर क्यूब है। अब बहुत सारे बच्चे 104 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन जब उसने आइडेंटिटीज बोल रखी है बेटा, तो आइडेंटिटीज का यूज करना पड़ेगा, यानी 100 प्लस 4 का होल क्यूब कर दो, तो होल क्यूब इसको a मान लो, इसको b मान लो, a प्लस b का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगा देना। वैसे ही यहाँ पे 999 है, तो इसको 1000 माइनस 1 कर सकते हैं, यानी a का क्यूब माइनस b का क्यूब लगा दोगे, फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा। तो बेसिक्स का कहने का मतलब है मेरे चैम्प्स कि जब आप किसी क्वेश्चंस को निपटाते हो, जब भी क्वेश्चन को लगाने जाओ, उससे पहले उसका कॉन्सेप्ट समझ लो, उसकी आइडेंटिटीज पता कर लो। अगर आपको पता है तो क्वेश्चंस अपने आप उड़ जाएगा बेटा। इसीलिए इस पूरे चैप्टर को वन शॉट में मैंने कॉन्सेप्ट के साथ एक एक क्वेश्चन की भी सॉल्यूशंस आपको दिया है, ताकि इसका कॉन्सेप्ट माइंड में फिट हो जाए।
यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा पोलिनोमियल चैप्टर खत्म होता है मेरे चैम्प्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपने नहीं समझा तो एक बार वापस 2x स्पीड पर वापस से देख लेना, मैं गारंटी देता हूँ इसके बाद पोलिनोमियल दोबारा 10th में भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। 10th में यहाँ से उड़ा डालोगे, सारे के सारे खत्म हो गया तुम्हारा 10th वाला। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो जो कि 10th में पढ़ना है वही पढ़ना होगा, बस 2-4-10 मिनट का वीडियो रहेगा, मतलब क्लास रहेगी, उसके बाद पूरा पोलिनोमियल चैप्टर आपका 9th के साथ साथ 10th भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सो अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो अगली क्लास जो आने वाली है वो भी आपको प्रोवाइड हो सकता है। ठीक है मेरे चैम्प्स, बाकी आपको किन किन क्वेश्चनों में डाउट है, कैसा चैप्टर्स क्या दिक्कत आ रही है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसकी भी क्लासेस आपको प्रोवाइड कर दूंगा। पोलिनोमियल में कौन से पॉइंट पर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स करता है उसको बता दो, नंबर सिस्टम जो खत्म हो चुका है उसकी भी क्लासेस लग चुकी है, नीचे जाकर के आप देख सकते हो। अगर उसमें कोई डाउट है तो मुझे बता देना, उसके भी क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है मेरे चैम्प्स, डन। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने पेरेंट्स का। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद मेरे चैम्प्स, बाय बाय।